हेलो नमस्कार, मैं आनंद आचार्य आज स्पेशली एक नए टॉपिक के साथ मैं आज उपस्थित हूं आप लोग के समक्ष। वो टॉपिक है म्यांमार में सैन्य शासन या जो तख्ता पलट की अवस्था, उसे भारत का दृष्टिकोण क्या है। कुछ पहलुओं पर चर्चा करना हो हम लोग को होगा। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को जब हम लोग चर्चा करते हैं तो यहाँ सबसे बड़ी चीज़ों को देखना पड़ता है अंतर्राष्ट्रीय न्याय। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है, अंतर्राष्ट्रीय न्याय या जस्टिस की जो चर्चा होती है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, खास करके इंटरनेशनल जो नीतियाँ बनती, पॉलिसी बनती, उसमें बहुत मायने नहीं रखता। वो एक साधन के रूप में माना जाता है। अल्टीमेटली गोल किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अल्टीमेटली गोल आपके हित का ही है, और वह हित जैसे भी हो, उस हित का जो मूल जो सार है वो आर्थिक हित माना जाता है। तो हमें इस बात को देखना होता है कि भारत के जो खास कर पड़ोसी राष्ट्रों में जो म्यांमार का भी जो नाम एक है, सीमा टच होती है, 4 राज्यों के साथ इसकी सीमा भी टच है। तो उसके साथ भारत का क्या संबंध है, किस रूप में संबंध है, तो हम उसको हितों क्या देखेंगे। सबसे पहले इस चीज़ को समझना होगा कि भारत का पड़ोसी राष्ट्रों में एक म्यांमार भी प्रमुख रूप से है। इसकी भारत से 4 राज्य की सीमाएँ म्यांमार को छूती है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 राज्य की सीमाएं उसको छूती हैं। तो फिर से देख लेंगे, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की सीमाएं इससे टच होती हैं। और यह हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि लुक टू ईस्ट नीति के अंतर्गत जो हमारी वर्तमान सरकार की जो नीतियां हैं, और इसके अलावा कई जो योजनाएं जो म्यांमार के लिए महत्वपूर्ण है, जिसे मैं कह सकते हैं कि बिम्स्टेक नाम आपने सुना होगा। बांग्लादेश जो है म्यांमार है, फिर श्रीलंका है, थाईलैंड और भारत के साथ जो ये बिम्स्टेक एक संगठन है, उसमें भी एक म्यांमार हिस्सा है। इसके अलावा मेकांग गंगा सहयोग जो थाईलैंड तक जाती है, तो उसमें भी एक महत्वपूर्ण देश के रूप में म्यांमार शामिल है। इसके अलावा कह सकते हैं म्यांमार, भारत और थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग हैं। कलादान मल्टी मॉडल पारगमन परिवहन परियोजना भी है। इसके अलावा सितवे बंदरगाह पर भी भारत का विशेष ध्यान है, जो हमारे आर्थिक संबंधों को और ज़्यादा प्रगाढ़ करता है। तो म्यांमार हमारे लिए कई दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एक तो हमने आर्थिक दृष्टि से देखा, दूसरा सामरिक दृष्टिकोण से अगर आप देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि भारत को घेरने की नीति के अंतर्गत चीन जो है, जो मेरा एक निकटतम और एक प्रबल एक नैसर्गिक शत्रु के रूप में अपने आप को जो सिद्ध करने का प्रयास कर रहा, तो पाकिस्तान के रास्ते अरब सागर तक पहुंच चुका है। दूसरा, म्यांमार के रास्ते भी वो बंगाल की खाड़ी तक आना चाहता, और लगभग बहुत हद तक वो कामयाब भी हो चुका। ऐसे परिस्थितियों में म्यांमार के साथ हमारा दोस्ताना संबंध काफ़ी महत्वपूर्ण है। तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ है भौगोलिक दृष्टि से निकटता। तो भौगोलिक निकटता और सांस्कृतिक संबंध के कारण म्यांमार हमारे लिए बहुत हितकर है। तो हितकर इसलिए है, एक तो भौगोलिक निकटता है, नंबर 1 पहलू है। दूसरे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक संबंध, जो आसियान देशों के साथ हमारा सांस्कृतिक संबंध है, भारतीय सामानों का वहाँ काफ़ी ज़्यादा बिक्री हो सकता है। उन चीज़ों को लेकर के म्यांमार का हम लोग अध्ययन काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से हम लोग करते हैं। तो 4 एंगल इसको देख सकते हैं, आर्थिक है, सामरिक है, सांस्कृतिक है और भौगोलिक दृष्टि से। ये 4 दृष्टिकोण से हम लोग कर सकते हैं। इसके अलावा म्यांमार की कुछ जो महत्वपूर्ण विशेषता है उस पर भी चर्चा कर दें। तो म्यांमार आप देखेंगे कि म्यांमार जहाँ पर अवस्थित है, कहीं ना कहीं वो भारत के साथ पहले से एक संबंध स्थापित रहा। अंग्रेज़ों ने उस पर नियंत्रण किया था और 1935 में भारत से उसको पृथक किया गया। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें ये, म्यांमार का बहुत लंबे समय तक जो मॉनेटरी का जो काम करता था वो भारत के RBI करता रहा था। तो 2 पहलू महत्वपूर्ण। इसके बाद कह सकते हैं सागौन की लकड़ी नाम आपने सुना होगा, यानी सागवान की लकड़ी के लगभग विश्व में 50% हिस्सा जो है म्यांमार में ही है। तो सागवान की लकड़ी काफ़ी कीमती लकड़ी होती है, फर्नीचर का काम करता है, तो इसीलिए उसकी इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा एशिया का अगर चांदी का भंडार कहा जाए तो विश्व के लेवल पर जहां मैक्सिको मिलता है, वहीं एशिया के लेवल पर अगर हम देखेंगे तो म्यांमार मिलता है।
इसके इसके अलावा और इसकी एक और महत्वपूर्ण फीचर ये भी दिखती है कि यहाँ सितवे बंदरगाह, इसके अलावा अराकान योमा पर्वत। तो ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ कि हम काफ़ी हद तक यहाँ से लाभ ले सकते हैं। और एक संबंधों के तौर पर अगर हम लोग देखें तो देख सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस रंगून तक पहुँचे थे, उसके बाद मणिपुर तक पहुँचने का प्रयास किए, अंडमान निकोबार तक पहुँचने का प्रयास किए। तो इन संपूर्ण पहलुओं को अगर देखा जाए तो म्यांमार हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता। और ऐसे देश में, भारत की पड़ोसी सीमा भी है, ऐसे देश में अगर किसी प्रकार का राजनीतिक घटनाक्रम है तो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण इस दृष्टि से होता है कि क्या किया जाए, क्योंकि वहाँ सरकारी दो परस्पर विरोधी की बातें होती हैं और भारत के लिए नीतियाँ दोनों के साथ बनाना जरूरी है। सबसे पहले आप इस चीज़ को समझना चाहेंगे कि 5 दशक तक एक वहाँ सैन्य तानाशाह था। लगभग आप 10 साल पहले सेना ने अपनी सत्ता को अंतर्राष्ट्रीय दबावों में लोकतांत्रिक तरीके से हस्तांतरण किया और उस समय लगभग उस समय वहाँ एक लोकप्रिय नेता बनी और स्टेट काउंसिलर बनी और वो थी सू की सरकार बनी। और ये कहा जाता है इनकी पार्टी का नाम था नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। उसका जो सरकार थी उसको तख्ता पलटा गया और उसके बाद उस तख्ता पलटने के बाद वहाँ के वर्तमान रक्षा सेवाओं का कमांडर इन चीफ जो नाम है मिन आंग हलाइंग, मिंग आंग हलाइंग नामक जो एक व्यक्ति हैं, उन्होंने आपातकाल की घोषणा की और 11 सदस्यीय एक नए मंत्रिमंडल की घोषणा की सत्ता हथियाने के बाद। उस 11 सदस्यीय में 8 सदस्यीय सेना का है। तो आप समझ सकते हैं कि सेना का प्रभाव कितना महत्वपूर्ण वहाँ है, तख्ता इसीलिए। तो भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनौतियाँ इस रूप में हैं कि क्या हम अपने विदेश नीति जो हमने स्पष्ट कह रखा है कि लोकतंत्र को हम पसंद करेंगे, नंबर 1। और दूसरी चीज़ आंग सांग सूची जो है स्टेट काउंसिलर जो थी, जिसके साथ हमारा काफ़ी बेहतर संबंध था, उन चीज़ों को क्या भारत समर्थन करेगा? एक पहलू तो ये कहता है, लेकिन जस्ट इसके अगेंस्ट का पहलू ये कहता कि भारत में भारत अगर वर्तमान जो वहाँ सत्ता जो प्रमुख जो बने हुए हैं, सेना प्रमुख है, अगर उनको नाराज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं वो चीन के गोद में जाके बैठेंगे, चीन के साथ संबंध ज़्यादा बेटर करेंगे, भारत से उनकी दूरियां बढ़ेगी। ऐसे परिस्थितियों में भारत के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। जहाँ तक रहा भारत के संबंधों की चर्चा, हम लोग कह सकते हैं कि एक बार 1989 और 90 के आसपास जो तत्कालीन जो सैन्य तानाशाह जो जुंटा सरकार जो थी उनका एक आलोचना कर चुके थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि म्यांमार का झुकाव कम्प्लीटली चीन की ओर ज़्यादा हुआ और चीन की ओर होने से कोको जो द्वीप जो था वो चीन को देने का प्रयास हुआ। तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसान है। अभी क्या करना होगा? तो अभी देखिए, एक सीधा तौर पर हम इसके लिए कह सकते हैं कि वर्तमान सरकार के जो सैन्य तानाशाह उसके साथ भी हमको संबंध स्थापित करना है, साथ ही साथ उन पर एक नैतिक प्रेशर भी बनाना है कि सत्ता का शांतिपूर्ण तरीके से हस्तांतरण किया जाए, लोकतांत्रिक सरकार चुनी जाए। तीसरा महत्वपूर्ण चीज़ें जो हमारे पास उपाय हो सकते हैं, यूएनओ के माध्यम से ये मामला को हम उठा करके या किसी अन्य देश को आगे बढ़ा करके हम सपोर्ट करके ये मामला को यूएनओ के तहत लाएंगे। और चौथी महत्वपूर्ण चीज़ है कि अपने जो आसपास को जो देश हैं, खासकर चीन का सपोर्ट नहीं मिलेगा, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, इन देशों के साथ सहयोग लेकर के भी म्यांमार पर एक प्रेशर बनाने का प्रयास किया जाए कि लोकतांत्रिक व्यवस्था ही सर्वोपरि है और इस चीज़ को अपनाया जाना चाहिए। लेकिन संबंध को किसी भी कीमत पर उससे बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर बिगड़ा तो अभी की जो तत्कालीन व्यवस्था जो है कहीं चीन की ओर ज़्यादा रुझान हुआ, वैसे भी करीब लगभग 50% से कहीं ज़्यादा चीन की ओर रुझान हो गया है। तो न केवल चीन बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करेगा, बल्कि NSCN की जो चर्चा हम लोग सुनते हैं, नागालैंड का सोशलिस्ट जो पार्टी जो है, खास करके जो पृथक नागालैंड की बात करता है, उनको भी जो खापलांग गुट है म्यांमार के रास्ते भारत में प्रवेश करके कहीं ना कहीं पूर्वोत्तर को काफ़ी हद तक डिस्टर्ब कर सकता है। वर्तमान सरकार की नीतियाँ पूर्वोत्तर को डेवलप करने के कहीं ज़्यादा ही है। इसका सबसे बड़ा कारण ये बना कि
कि हम जिस तरह चटगांव बंदरगाह के थ्रू हम लोग त्रिपुरा की ओर जा रहे हैं, त्रिपुरा को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूर्वोत्तर में सबसे करीब है, तो डेवलपमेंट के एक असीम संभावनाएं हैं। अगर वो क्षेत्र डिस्टर्ब हुआ तो अभी तक जो विकास के पथ से अपेक्षित विकास जिसको होना चाहिए था नहीं हो पाया, उससे विकास की संभावनाएं अब दिख रही है और विकास अब होगा तो कहीं ना कहीं बड़ा हम डिस्टर्ब हो सके। तो खैर इन संपूर्ण पहलुओं के आधार पर ही हम उसके विकास के लिए रणनीति भी बना सकते हैं। यहाँ पे लिए हमारे लिए बहुत ही डिप्लोमेटिक एक चुनौतियाँ हैं कि हम आने वाले समय में किस प्रकार हम म्यांमार के मुद्दे को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। खैर जाते जाते एक बात हम यहाँ बताएंगे कि पिछले बार जो हमारे जो भारतीय राजनयिक जो गए थे उस समय सत्ता परिवर्तन के बिना भी दोनों लोग से यानी सेना को भी हमने सेना प्रमुख से भी बात किया, तो हलाइंग से भी बात हुई थी और स्टेट काउंसिलर जो थे आंग सान सू की थी उनसे भी बातचीत हुई थी। इसलिए हमने दोनों मुद्दों पर और दोनों लोगों से दोनों स्तर पर हमने संबंध को स्थापित किया। ये हमारे लिए एक डिप्लोमेटिक है, आगे भी ऐसे डिप्लोमेटिक उत्तर की अपेक्षा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं पुनः उपलब्ध होऊंगा।